नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूजीसी नेट की परीक्षाएं आगामी महीने में ही संभावित हैं और ऐसे में परीक्षा इतनी निकट होने के बाद हम सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा में स्पेशली। इसीलिए मैंने 2015 से लेकर 2021 तक सभी नेट के प्रश्नों का संकलन किया है तथा मैं कोशिश करूँगी कि सत्र बाई सत्र सारे पेपर को वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करूं। यहाँ पर मैंने जून 2015 का प्रश्न पत्र लिया है, जहाँ पर मैं प्रश्नों के साथ साथ इनके उत्तरों को भी बताती जाऊंगी आप सभी के साथ। यह प्रश्न पत्र जून 2015 का है, जिसका पहला क्वेश्चन है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो हम सभी जानते हैं राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल के कवि सरहपा जो थे उनको पहला कवि माना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यह दोहा दिया गया है और इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार माने गए पूछा गया है। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार दामोदर भट्ट है। तीसरा प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर आगे हम आते हैं तो चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास जी नहीं हैं? तुलसीदास ने किन किन ग्रंथों की रचना की है? यह सब हम सभी जानते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और इसका उत्तर होगा वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर कौन सी रचना जो है सवाल में है कि तुलसीदास जी की नहीं है, तो तुलसीदास जी की रचना इसमें हनुमत चरित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हम आते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, किसका कथन है? तो यह कथन कहा गया है विजय देव नारायण शाही जी द्वारा। छठवां क्वेश्चन पे हम आते हैं तो छठे क्वेश्चन में है, जसोदा कहा कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहे नहीं जात। अब इन पंक्तियों से पहले ही हम समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के बारे में लिखी हुई हैं। जसोदा जो थी उनकी माता थी। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी फॉलो करते हैं और अगर हमें एकदम उत्तर नहीं पता है तो हम जानते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में भक्ति काल के जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं हमारे, तो कौन थे? सूरदास जी। तो इन पंक्तियों के रचयिता सूरदास जी हैं। अब 7वां नंबर प्रश्न है हमारा, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? आपको पता है कि काव्य ये चारों कवि जो दिए हुए हैं नीचे, ये रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल में कितनी शाखाएं हैं, कितने भागों में रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध आदि कवि हैं। अब इन पंक्तियों को किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इन पंक्तियों को भिखारी दास जी ने लिखा है। अब अगले प्रश्न नंबर 8 पर हम आते हैं तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रीत मुक्त कविता की विशेषता क्या है? रीत मुक्त से ही आपको समझ में आता है कि मुक्त मतलब किसी भी बंधनों से आज़ाद होकर लिखना। तो इसका अर्थ यही हुआ सीधे ही, बहुत ही साधारण सा उत्तर है स्वच्छंदता। रीत मुक्त कविता की विशेषता स्वच्छंदता है और घनानंद रीत मुक्त के प्रमुख कवि माने जाते हैं कविता लिखने के। फिर 9वां प्रश्न है, एकांत संगीत किसकी रचना है? एकांत संगीत की रचनाकार कौन है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की। फिर हम अगले प्रश्न में आते हैं, 10वां प्रश्न है हमारा, दुखनी बाला नाटक के लेखक हैं। दुखनी बाला नाटक के लेखक हैं राधा कृष्ण दास जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कहानी संग्रह चंद का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। मोहब्बत की राहें प्रेमचंद जी का नहीं है, संग्रह नहीं है। और प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी और सप्त सरोज तीनों ही इनके रचना कहानी संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु जी का नहीं है? आदिम रात्रि की महत, अगिन खोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ।
अच्छे आदमी रेणु जी की रचना नहीं है। बाकी कहानी संग्रह, आदिम की रात्र की महक, अगिनखोर, गरीबी हटाओ, ये तीनों ही रेणु जी की रचनाएं हैं। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? अच्छा, आपको पता होगा पिछले कुछ वर्षों से आधुनिक काल की अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सभी को 5 यूनिट से लेकर 10वीं यूनिट पर अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो 13 नंबर प्रश्न भी ऐसे उपन्यास से पूछा गया है कि मृणाल पात्रा जो है वो किस उपन्यास की प्रमुख का पात्र हैं। तो मृणाल जो त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र द्वारा लिखित, इस इनकी रचना इनकी मुख्य पात्र हैं। फिर प्रश्न नंबर 14 में हम आते हैं। इसमें है कि बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो सम्रांगण में बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है सम्रांगण उपन्यास में। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन काशी नगरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 में वो हुई थी, और इनके पहले सभापति जो थे ये थे बाबू श्याम सुंदर दास जी। तो इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। 17वां नंबर प्रश्न था, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो आपको पता होगा कि हम हिंदी में इंग्लिश में पूर्ण विराम ऐसा नहीं लगाते हैं, हम एक बिंदु लगाते हैं। तो डेफिनेटली जो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है हमने हिंदी अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? 17 का डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, फिर हम अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका उत्तर होगा ला जो है हमारी पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, वीप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। तो उपमा शब्दालंकार नहीं है, उपमा अर्थ अलंकार है। सा सी से आपको पता होगा उपमा अलंकार की परिभाषा। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की थी? रस सूत्र की अभिव्यक्तिवाद की स्थापना अभिनव गुप्त ने की थी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। अभी फिर नेक्स्ट प्रश्न में हम आते हैं 21 में, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम है हाँ ये डी नंबर, श्रावकाचार, जो कि देवसेन ने 933 ईस्वी में लिखी थी। 900 इसमें मैं लिख नहीं सकती हूँ, मेरा ब्रश बहुत मोटा है इसमें। एक सेकेंड में कोशिश करती हूँ। 933 श्रावकाचार जो है 933, पहले में 933। भरतेश्वर बाहुबली रास दूसरा है, जो मुनिजन विजय ने 1184 ईस्वी में लिखी थी। फिर चंदन बाला है रास है, जिसे 1200 ईस्वी में लिखा गया, और रेवंत गिरिरास विजय सिंह सूरी द्वारा लिखा गया है 1231 ईस्वी में। फिर अगले प्रश्न में हम आते हैं कि अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहला अलंकार, इसका भी ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। और काव्य अलंकार जो है, काव्य अलंकार लिखा गया है भामह द्वारा 6वीं शती में। फिर काव्य अलंकार सार संग्रह जो है वो 8वीं शती में लिखा गया है। फिर अलंकार सर्वस्व जो है वो अय्यक द्वारा 12वीं शती में। फिर आता है अलंकार कौस्तुभ। फिर जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालक्रम क्या है? जन्मकाल के अनुसार, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सभी पाश्चात्य आलोचकों का कम से कम जन्म काल के हिसाब से इन्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं पाश्चात्य आलोचकों के बारे में। तो इसका क्वेश्चन है, हम थे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 का एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 में कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, क्रोचे, जॉन राइन, नहीं यह गलत है। कॉलरिज इसका उत्तर होगा डी नंबर। जॉन राइन पहले जन्म से हैं, फिर उसके बाद कॉलरिज आते हैं, फिर मैथ्यू अर्नोल्ड, और सबसे अंत में आते हैं क्रोचे। आप यहाँ पर इससे लॉजिक लगा सकते थे कि क्रोचे सबसे अंत के हैं,
तो यहाँ पर सबसे अंत में क्रोचे इस ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रम सही अनुक्रम। प्रकाशन की दृष्टि से हमें उपन्यासों का क्रम बताना है और इसका सही क्रम है बी नंबर। पहले नंबर पर आता है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, फिर दूसरे नंबर पर अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना और घराव घटना। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं कि प्रकाशन वर्ष के निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम लिखना है हमें कि इनका प्रकाशन वर्ष के हिसाब से ये कौन सा सही है। तो यह पहला नंबर ही सही है। इसमें शिकंजे का दर्द जो है सबसे अंतिम में लिखा गया है आत्मकथा में, और पहला नंबर आपने अपने पिंजरे जूठन मुर्दैया ये इसके पहले, तो इसका ए नंबर सही है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो उपन्यास इन्होंने सबसे पहले कौन सा लिखा था? इन्होंने लिखा था मैलांचल सबसे पहले, तो इसका ऑप्शन 2 दिख रहा है हमें। फिर इसके बाद इन्होंने प्रतिपर्त कथा लिखी थी, ये भी हमें दिख रहा है। अब हमें पता करना है कि दीर्घ तपा और जुलूस, तो इन्होंने पहले जुलूस लिखा था और दीर्घ तपा इन्होंने अंत में लिखा था। तो ये इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हुआ सही। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो पहला इसका भी उत्तर है पहला सतमी के बच्चे, फिर जो कि राहुल सांकृत्यायन ने 1944 में लिखा था, फिर दो बांके, फिर बिखरे मोती और फिर फांसी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। हम आते हैं सवाल नंबर 28 पर। जन्म काल के अनुसार हमें बताना है इन कवियों का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले इन सभी कवियों में सियाराम शरण गुप्त पैदा हुए हैं, ऐसा ऑप्शन हमें सिर्फ एक दिख रहा है, तो हम सीधे इसमें टिक लगा देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दैनंदिनियों डायरियों का सही काला। इसका पेज थोड़ा ब्लर है, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। मेरी कॉलेज डायरी, प्रयास की डायरी, दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने। इसका ऑप्शन ए नंबर सही है। 30वें नंबर प्रश्न में हम आते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम। पत्र पत्रिकाओं का सबसे पहले आपको पता है कौन सी पत्रिका आई थी? हरिश्चंद्र की। ऑब्वियसली हरिश्चंद्र को युग ही है, पूरा भारतीय युग बना हुआ है। उनकी सबसे पहली मैगजीन आई थी जो कि 1873 में, और ऐसा ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है? ए नंबर पर। तो ये हरिश्चंद्र मैगजीन थी, 1873 में आई थी। फिर आनंद कादम्बिनी, फिर नागरी प्रचारिणी पत्रिका जो थी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुई थी, ये 1893 ईस्वी में आई थी। और सरस्वती पत्रिका जो थी वो 1900 ईस्वी में आई थी। अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है और आदिकाल का प्रश्न है ये। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जयमयंक, जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। अब जैसे आप जान रहे हैं पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने, तो बी का चौथा कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको? सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, बी नंबर। तो इसमें सीधे आपको पहले ही ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिसमें पहले ही कॉन्फिडेंट है तो आप ये ऑप्शन हो गया आपका। अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न में साहित्य, ये हमारे भक्ति काल का प्रश्न है। साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, रसमंजरी, भक्त नामावली। अब साहित्य लहरी किसने लिखी है? सूर्यदास ने। ठीक है, तो ए का 2 ऑप्शन एक में ही है, सिर्फ ए में, तो ये ऑप्शन सीधे हम ए पर लगा देते हैं, ए में। ठीक है, ए पर लगा दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो ये क्वेश्चन है सूखी डाली, कारवां, बादल की मृत्यु, एक घूंट। अब आपको अगर इनमें से एक वो नहीं भी बन रहा है तो आपको पता होगा कि सॉरी मैंने शायद एक क्वेश्चन मिस कर दिया है। 34 क्वेश्चन, हाँ 34 क्वेश्चन है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? यहाँ से देखो बात बोलेगी, आत्मजयी। तो मुझे पता है कि आत्मजयी रचना के बारे में आप सभी जानते हैं कि किसने लिखी है। आत्मजयी लिखी थी, आत्मजयी कुंवर नारायण ने लिखी थी। तो कुंवर नारायण ने जब ये लिखी थी तो इस डी का दूसरा ऑप्शन किस में है? सिर्फ सी और डी दोनों में दिख रहा है। सी और डी दोनों में दूसरा ऑप्शन है,
डी, नहीं नहीं, डी, हाँ, तो ये ऑप्शन हुआ आपका डी नंबर। अब हम आते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। सूखी डाली, कारवां, बादल की मृत्यु, एक घूंट। तो सूखी डाली जो है, सूखी डाली हमारी उपेंद्र नाथ अस्क की है, मैं उपेंद्र नाथ अस्क की। कारवां जो है हमारा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की रचना है। बादल की मृत्यु जो है हमने राम कुमार वर्मा ने लिखी है, और एक घूंट जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसका ऑप्शन हुआ 35 का हमारा सी नंबर, ठीक है, सी। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मेरी आत्म कहानी, स्मृति की रेखाएं, माटी की मूर्तें और हरिश्चंद्र। माटी की मूर्तें रचना, मेरी आत्म कहानी जो है ये लिखा है श्याम सुंदर दास जी ने। फिर स्मृति की रेखाएं जो है महादेवी वर्मा ने लिखी है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष वेणीपुरी ने, और हरिश्चंद्र ने शिवनंदन सहाय। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन सही हुआ बी नंबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सूचित करना है, सुमेलित। तो ममता कालिया की रचना है एक पत्नी के नोट्स, ठीक है। फिर नासिरा शर्मा जी हैं, इनकी रचना है जिंदा मुहावरे। चित्रा मुदगल है, इसकी रचना है एक जमीन अपनी। और अलका सरावगी की रचना है शेष कादम्बरी। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा 37 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ मिलाना है, ठीक है। तो औचित्य विचार चर्चा जो है क्षेमेंद्र की रचना है। ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन की रचना है। श्रृंगार प्रकाश जो है भोजराज जी ने लिखा है। और काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ? तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हुआ ए, ठीक है। इसको भी हम टिक कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसने लिखे हैं। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष लिखे हैं शिवदान सिंह चौहान ने। शब्द और मनुष्य लिखा है परमानंद श्रीवास्तव ने। अज्ञेय ने वागर्ध वैभव रमेश चंद्र त्रिपाठी। लोकवादी तुलसीदास लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। तो इसका ऑप्शन हुआ हमारा 39 का सी सही, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि हमारा 40वां नंबर प्रश्न है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक कौन सा था? तो हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक रक्षाबंधन है, और अभी एक पिक्चर भी आने वाली है रक्षाबंधन। गोविंद वल्लभ पंत की रचना कौन है? गोविंद वल्लभ पंत जी की अंगूर की बेटी रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा था सन्यासी। और चंद्रगुप्त विद्या अलंकार की रचना है अशोक। तो यहाँ पर कर्तव्य किसी की रचना नहीं है इनमें से। तो ये हमारा ऑप्शन हुआ सी, सॉरी बी नंबर ऑप्शन हुआ हमारा 40 का। अब हम आए 41 में। तो 41 का है, ये कोड वाले शब्द है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ एक बार साझा कर देती हूँ। मनुष्य को कर्म पे प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है, लेकिन तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ के तह में कोई भी भाव या वासना छिपी रहती है। ए गलत, आर गलत, ए बी गलत। तो इसमें आप देख रहे हैं तर्क और वो दोनों ही सही हैं, तो हम इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अभिव्यंजनवादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं, क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। इसका ए सही है, पर इसका तर्क गलत है। रीज़न क्योंकि अभिव्यंजन अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को, ये सही नहीं है, वो बाह्य वस्तु को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्थापना है इसकी 43 नंबर प्रश्न की, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए, क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिसे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे हृदय की मुक्तावस्था कहते हैं। तो ये दोनों ही गलत है 43 के, ठीक है।
कविता का यह उद्देश्य कभी अंतिम लक्ष्य नहीं होता कभी भी कि किसी को, और किस हृदय की मुक्त अवस्था इसे नहीं कहते, तो ऐसा दोनों ही गलत। सी नंबर ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, हम आ गए हैं अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, स्थापना है। फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस, अचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। इसका ऑप्शन है तर्क है, क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। इसका उत्तर होगा 44 का ए और आर दोनों सही हैं इसमें। 45 का उत्तर होगा, 45 में आता है सी, ए सही तथा आर सही। 46 में हमारा आता है, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद डी। 47 का उत्तर है बी। और 48 का उत्तर, 48 का प्रश्न है, मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव किसके कारण करती रही है। तो ये प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर है हमारा हृदय के सामंजस्य के कारण, उत्तर नंबर डी। और 49 का उत्तर है हमारा ए, लोक सामान्य के। और 50 नंबर में हम आ जाते हैं, हमारे मनोविकार का परिष्कार किस दशा में संभव है। तो 50 का हम सी पर लगाते हैं। यहाँ पर मैंने जून 2015 के 50 प्रश्नों को आपके साथ साझा किया है अपने साथ साथ, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे साथ साथ पुनः रिवाइज करने में अच्छा लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे सुझाव ज़रूर दें और टिप्पणी भी करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साहवर्धन हो। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल फिर से 2 या 3 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और डाल दूँ, ताकि आप सभी को किताब के साथ साथ सुनते जाने में ज़्यादा सहूलियत मिले। इसी के साथ मैं अब वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।